दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। आज फिर से आप लोगों के सामने आगे की बातें लेकर, जैसा कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले वाले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में आप लोगों ने जैसा कि पढ़ लिया वैद्युत आवेश चालक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा आप लोगों ने पढ़ चुका। अब ये जो दूसरा चैप्टर आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, आज उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा? आपने उसमें पढ़ा स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की 3 स्थितियां होती हैं। एक आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी आपकी निरक्षीय स्थिति, तीसरी और लास्ट कंडीशन आपकी होती है वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें आती, महत्वपूर्ण बातें आती है और हम महत्वपूर्ण बातों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपकी आज की जो टॉपिक है, आगे क्या क्या चलेगा क्या क्या नहीं चलेगा तो देखते चलिए। जो आपकी जो टॉपिक आज की है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम ऐसा जिसका डेरिवेशन नहीं करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत विभव आपका V = P। P मीन्स वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, P = क्या होता है एक बार फिर से मैं बता दूं। वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है कि चिन्ह में विपरीत समान परिमाण वाले आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P = क्या होता है 2Q × L, ऐसा होता है। यह आपका आवेश और यह उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो V = या इसे हम V = 1/4 E0 P × cos θ R², ये आपका ऐसा होता है। ठीक, इसमें भी 2 स्थितियां हो जाएंगी। यदि cos θ = 0, cos θ = 0 कहने का मतलब सॉरी, यदि θ = 0 देन cos 0 = 1। if θ = 0 then cos 0 = 1। तब आपका जो क्या हो जाएगा वैद्युत विभव V मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 E0 P/R²। ठीक, यदि आपका θ = 90 देन cos 90 = 0। तब क्या होगा भाई, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V मिनिमम हो जाएगा। ठीक, V मिनिमम हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा 0। क्योंकि जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब cos 90 की वैल्यू 0 तो ये सब आपका गुण चौपट हो जाएगा। ठीक है, अब बातें चलते हैं भाई। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपका ऐसा हो गया। आप लोग समझ गए बात को। चलिए अब बात आती समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, देखिए भाई, जो इसकी जो शब्द है समविभव पृष्ठ, इसी से आपको कल्पना करना है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो उसकी बातें करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है वह पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। मैंने क्या कहा,
मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह लें कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का योग शून्य होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है बालक, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपका शून्य होता है। यह देखिए चित्र के अनुसार एक बिंदु आवेश आपका प्लस क्यू है, ठीक, और प्लस क्यू से चलने वाली रेखाएं आपकी खींची गई है। ये देखो, ये इसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, आपकी ऊपर जा रही है, आपकी नीचे आ रही है, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु पर ये आपके जितने भी बिंदु पड़ेंगे समान आवेश के कारण इनका विभवांतर आपका शून्य हो जाएगा। यही आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समविभव पृष्ठ की बालक, समविभव पृष्ठ की एक इंपॉर्टेंट बात, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो आपकी बल रेखाएं हैं, ये जो आपकी बल रेखाएं हैं यह पृष्ठ के लंबवत होंगी। कहने का मतलब यह यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, अभी 90, अभी 90। तो कहने का मतलब कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के जो बल रेखाएं वह पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये तो ऐसे ही मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, अब जो महत्वपूर्ण बात उसकी बात करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है? जैसे मैं आपको अगर कहूं कि दो आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस बात को आप मानेंगे? बेशक मानेंगे। अगर आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों तो यह आपके प्रतिकर्षित करेंगे। यदि आपका एक निगेटिव चार्ज होगा और एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह आप आपस में आकर्षित करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस बात को अपने जगह पे रहने देते हैं। जो बात मेरी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात में करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दो आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित कब करेंगे? जब आपके जो उनके साइन होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, और प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी आवेश को अगर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, इट इज श्योर, ठीक। और यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब बातें करते हैं आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की। आवेश के निकाय के माना
मेरे दो आवेश हैं, एक आपका प्लस Q1 और दूसरा आपका प्लस Q2, ठीक है। और ये आवेश आपका जो Q1 है ये आपका A पर स्थित है, और इस A से R मीटर की दूरी पर मान लीजिए कि आपका बिंदु B है और उस पर एक आपका आवेश Q2 स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, माना आवेश प्लस Q2 अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो प्लस तब Q1 आवेश के कारण, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों को पहले ही बता दिया है मैंने। वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई E0 Q1/R, ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई E0 Q1/R, ऐसा ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको। तब प्लस Q2 आवेश को, प्लस Q2 आवेश को, प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक, इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या किया गया कार्य क्या होगा, प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई, W इक्वल टू Q2 इंटू V, ऐसा मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि वैद्युत विभव इक्वल टू W/Q0, किसी परीक्षण आवेश का जो वैद्युत विभव होता है वह किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा बताई थी। या वैद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे एक बार फिर से मैं बता दूं, यह आपका एक आपका Q और एक आपका Q0 है। इसको, इस बिंदु को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को बिंदुओं का, इन बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आपका विभवांतर क्या हो जाएगा, कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति, ठीक है। इसी के अनुसार ये आपका किया गया का W इक्वल टू Q2 इंटू V, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान क्या, V का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं भाई, V का मान ये है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो W इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, Q2 इंटू 1/4 पाई E0 Q1/R, ठीक है ऐसा। और यही किया गया कार्य आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, या इसे हम ऐसा कह लेते हैं, या इसे हम ऐसा कह लेते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2/R। ये आपके यदि दो आवेश है, किसी निकाय में दो आवेश है, तब आपकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। ये तो दो, किसी निकाय में दो आवेश हैं
अब बात आती है यदि दो से अधिक आवेश हो किसी निकाय में, जैसे मान लेते 3 आवेश हो, उसकी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, वैद्युत आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं मेरा 3, किसी निकाय में 3 आवेश है, ये आपका हो गया ऐसा, ठीक। ये हो गया मेरा Q1 Q2 और Q3। तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या, ये आपका 1 है, R12, और ये हो जाएगा R23, और ये क्या हो जाएगा R31, ऐसा होगा, ठीक है। यदि किसी निकाय में 3 आवेश हों, ठीक, तब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, U = 1/4 पाई, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ इस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स। अभी इसी के बेस में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में बताऊंगा, जो कि आपका 2014, 2016 और 2017 में आया था, ठीक है। उसकी बातें कर लेते हैं। 1/4 पाई E0 क्या हो जाएगा भाई, Q1 × Q2 बाई R12 प्लस Q2 × Q3 बाई R23 प्लस Q3 × Q1 बाई R12, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हुआ है आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब, जब A और A आवेश, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया किसी निकाय में 2 आवेश है, तो आपने क्या लिखा, उनकी स्थितिज ऊर्जा E = 1/4 पाई E0 Q1 × Q2 बाई R। R में इनके बीच की डिस्टेंस, जब इसको और इसको लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस, जब इसको और इसको लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप लोग बात समझ गए। यदि किसी निकाय में 3 आवेश हो, 3 आवेश Q1 Q2 और Q3 हो, ठीक है, ऐसा। चलिए, अब इम्पोर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने पेश करूंगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। मेरा न्यूमेरिकल क्या है बालक, इस फिगर को ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक, इस फिगर को ऐसा ही रहने देते हैं। एक फिगर दिया गया है आपके क्वेश्चन में, फिगर में दिया है कि यह जो आपका Q है और यह भी आपका Q है और यह भी आपका Q है, बस फर्क क्या है कि यह 2Q है, यह 4Q और माइनस के साथ ऐसा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से इसकी बीच की डिस्टेंस A है, यहाँ A है और ये भी A है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि Q = दिया है 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम, और A आपको क्या दिया गया भाई, 0.10 मीटर, ऐसा आपको दिया गया है। तो यहां पे देखेंगे 1 आवेश, 2 आवेश और 3 आवेश, ऐसा दिया गया है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, मेरा Q1 था, ये Q2 और ये Q3। सबसे पहले यहां से और यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसके, और यहाँ पे मान लेते हैं मेरा U1 है और यहाँ पे U2 और यहाँ पे U3 है। स्थितिज ऊर्जा जो है U1 और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U2 और यहाँ पे
U3, ठीक है। तो U1 इक्वल टू की जानते हैं आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πE0 Q1 इंटू Q2/R। यही आपका फार्मूला मैंने आपको बताया। चलिए, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πE0, Q का मान क्या है, Q, और Q2 का मान क्या है भाई, 2Q है। ऐसा, इसका मान क्या है, A है। छोड़ देते हैं इसे नंबर फर्स्ट करके, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4π, कैसा कर सकते हैं, सोचिए अपने दिमाग से, ऐसा कर सकते हैं क्या, E0 इसको 2Q²/A ऐसा कर सकते हैं। ये नंबर फर्स्ट हो गया, इसको इससे भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। U2 क्या हो जाएगा भाई, यह आपका पॉजिटिव और यह आपका निगेटिव है, इसको ध्यान रखना। 1/4πE0 2Q इंटू -4Q/A, यह आपका, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 1/4πE0, 4 2 जा 8, और यह प्लस है सब, यहाँ पे माइनस तो माइनस पहले हो जाएगा, 8Q²/A, यह आपका नंबर सेकेंड। या U3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां से यह वाला, यह आपका Q3 और Q1 के बीच की बात हो रही, तो हो जाएगा आपका 1/4πE0 -4Q इंटू Q/A, या इसे हम ऐसा कर सकते हैं, 1/4πE0 4Q²/A, ये नंबर 3। अब स्थितिज ऊर्जा, संयुक्त स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। चलिए, तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे बालक, तो हमें कैसा मिलेगा, इसकी बातें कर सकते हैं। U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, यह आपका U1 क्या है, 1/4π, या इसको, इस 1 को हम ऐसा, U1 मेरा यही है 2/4π Q²/A, और यह U2 क्या है, माइनस में है, और यहाँ पे 8Q² माइनस 8Q²/4πE0A, और मेरा U3 कहाँ भाई, 4Q² है ना, 4Q² 4πE0A, ऐसा। यह देखो माइनस है, यह भी माइनस, ये आपका प्लस है, तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा वाला चिन्ह लगाओ। 8 4 12, 12 में से 2 गया है आपका 10 Q², वो भी माइनस के साथ, ठीक है। Q² 4πE0A, या हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं 1/4πE0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर -9, और ये आपका माइनस आगे रहेगा इंटू 10 इंटू Q की वैल्यू क्या दी गई भाई आपको, यह दिया गया 1.0 इंटू 10⁻7, यह आपका ऐसा Q की वैल्यू दी गई है। बाई A की वैल्यू क्या दी गई है, 0.10, ऐसा आपका दिया गया है। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हम इसका
डायरेक्ट रिजल्ट ही निकाल लेते हैं। इसका रिजल्ट आएगा बालक, नहीं तो सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका रिजल्ट आएगा -9.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3। और स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ये आपका आंसर ऐसा होगा। ठीक है, अब बातें हम आगे की करते हैं। बातें आती हैं आगे की विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बालक? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो इसकी डेफिनेशन है विभव प्रवणता की, क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में दूरी परिवर्तन डेल्टा x और विभव परिवर्तन डेल्टा v हो तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी भाई? विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। ये आपका ऐसा विभव प्रवणता। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र में, ठीक। और जो डेफिनेशन है थोड़ा सा और लेकर, जैसे नहीं ट्रेनिंग होती कि और बढ़ के चलिए, ठीक है। तो छोटा सा मिस्टेक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जो दिशा आ गई, बहुत ही, देखिए हर जगह दिशा का महत्व होता है, ठीक है। अभी आप लोग उस दिशा की सोच रहे हैं, दिशा पाटनी जो थी, तो उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन आपका डेल्टा x हो और आपका विभव परिवर्तन डेल्टा v हो, तब विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। ठीक है, अब बात आती है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा, इसको और हम ऊपर लिख दें, ठीक है, इसको और हम ऊपर लिख रहे हैं। चलिए तो बातें करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि फिगर के अनुसार आपको दिख रहा है। चलते हैं अपने चित्र के अनुसार। बिंदु O पर एक आपका आवेश Q और यहां से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक। और इस A से डेल्टा x अति सूक्ष्म दूरी पर एक आपका परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, बिंदु B पर है। चलिए, और जो बल की दिशा, इस Q0 पर एक बल कार्य करता है उसी की दिशा में F, ठीक है। तो उसका परिणामी मान क्या होगा? आवेश, अब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझे कि नहीं भाई? आवेश Q0 पर
बल F क्षेत्र की दिशा में, ये देखो बल F है, ठीक है, इस Q0 पर क्षेत्र की दिशा में आ रहे, ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, दिशा में कार्य करता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 भाई, Q0 इंटू क्या हो जाएगा? E, ठीक है, लगाया गया बल परीक्षण आवेश और तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और यदि इस आवेश Q0 को इस B से A तक लेकर जाया जाए तो दिशा के विपरीत बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिशा के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। तो यदि आवेश, देखिए यह आपका बिंदु B और यहाँ पे A है और आपका जो बल की दिशा इस तरफ है, यदि इस Q0 को इस B से A की तरफ लाया जाए तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। और इसको यहां से यहां तक जो लाया जाता है, यहां की दूरी क्या है? डेल्टा x है, ठीक है। यदि आवेश Q0 को B से A तक लाया जाता है तो किया गया कार्य W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, समीकरण 1 से F का मान क्या है भाई? यहां पे पुट कर देते हैं। W इक्वल टू F का मान क्या है? -Q0 E इंटू डेल्टा x, ऐसा होगा। चलिए, या इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा? W बाई Q0 E इज इक्वल टू -E इंटू डेल्टा x, इसको नंबर सेकेंड हम कर सकते हैं। चलिए, ऐसा होगा। अब हम कुछ इसमें से इरेज करना चाहते हैं। और मैंने आपको वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बताई थी। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है बालक? वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q0, इसको नंबर 3 कर देते हैं। अब नंबर 2 और नंबर 3 की तुलना करते हैं। नंबर 2 में क्या है आपका? W बाई Q0 इक्वल टू -E इंटू डेल्टा x, और V इक्वल टू नंबर 3 में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q0। इन दोनों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 और 3 से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई आपको? मिलेगा आपको डेल्टा V इक्वल टू -E इंटू डेल्टा x, या आपको मिलेगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x, ऐसा मिलेगा आपको। ऐसा मिला तो कहने का मतलब कि जो आपकी राशि है, ये राशि डेल्टा V बाई डेल्टा x, ये आपकी विभव प्रवणता कही जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के
बराबर होती। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक दर की विभव प्रवणता के बराबर होती है। ये आपका विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऐसा है आपका संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, बाय बाय।